चलिए तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आगाज़ करते हैं। और हमारा ये पहला लेक्चर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में मैं पेडागोजिकली ये बताऊंगा कि कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये जो पेडागोजिकल पार्ट होगा ये हिस्टोरिकल नहीं होगा। मतलब ये कि इसमें जितने भी आपको मैं इनकन्सिस्टेंसीज दिखाऊंगा जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। इट्स पॉसिबल कि जो एक्सपेरिमेंट में आपको बताऊं वो 1905 जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की गई थी उसके बाद हुए हों, लेकिन ये टीचिंग के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। यानी आपको ये बहुत वाज़ेह हो जाएगा इनसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो दूसरा हिस्सा है वो हमारा हिस्टोरिकल होगा और वो नहायत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस हिस्से में मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स से स्टार्ट करूँगा। सारी न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो हम पढ़ चुके हैं वो नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ ये देखा जाएगा कि आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है इससे पहले हमारे पास किस तरह की मैकेनिक्स मौजूद थी। आपको पता है कि उसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। तो हम करेंगे यूं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स से पहले हमारे पास जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस थी उनको इस्तेमाल करेंगे और ये देखेंगे कि जो न्यूटन की इक्वेशंस हैं वो उन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं। एक दफ़ा जब हम ये करेंगे जो कुछ बुनियादी मैथमेटिक्स के ऊपर मुश्तमिल होगी तो हम फिर देखेंगे कि वो सारे तस्वुरात जिनके नाम यकीनन आपने सुन रखे हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट स्पेस, एब्सोल्यूट टाइम और इस तरह के बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जिनको आप पहले से जानते हैं, वो कैसे उस मैथमेटिक्स से निकल के हमारे पास आते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं पहले पेडागोजिकल पार्ट की ऊपर। हमारे तस्वुरात में जो पहला मसला पैदा होता है वो टाइम का मसला है। यानी टाइम जैसा हम इसको क्लासिकल मैकेनिक्स से जानते थे वैसा बिहेव नहीं करता। इसके लिए एक मिसाल लेते हैं। पाइऑन एक एटॉमिक पार्टिकल है। सारे एटॉमिक पार्टिकल्स की ये खुसूसियत होती है कि वो जब पैदा होते हैं उसके थोड़ी ही देर बाद डिके कर जाते हैं दूसरे पार्टिकल्स में। ये जितना टाइम लेते हैं पैदा होने से डिके करने के दौरान, इसको इन पार्टिकल का लाइफ टाइम कहा जाता है। पाइऑन का लाइफ टाइम रेस्ट में 26 नैनो सेकेंड है। एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जो पाइऑन है वो रेस्ट में प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि जब वो पैदा होता है तो वो 0.913 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा होता है। इस स्पीड से मूव करते हुए जब ये देखा गया कि वो कितने फासले के बाद जाके डिके करता है तो वो फासला 17.4 मीटर था। अब अगर आप सिंपली क्लासिकल मैकेनिक्स की जो इक्वेशन है S=vt उसको इस्तेमाल करके इस पाइऑन का लाइफ टाइम कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 63.2 नैनो सेकेंड आता है, जो कि उसके उस लाइफ टाइम से जो रेस्ट में उसका होता है उससे तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा है। इस फिनोमेना को कि पाइऑन का लाइफ टाइम हमारे पास मुख्तलिफ क्यों आ रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और इसी चीज़ को आप स्पेशल रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन के नाम से जानते हैं। जो दूसरा मसला हमारे तस्वुरात में पैदा होता है, उन तस्वुरात में जिनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स के वसीले से जानते हैं वो लेंथ का है। आप इसी पाइऑन की एग्ज़ाम्पल लें। हमने देखा कि लैब फ्रेम में जब पाइऑन्स मोशन में प्रोड्यूस होते हैं तो उनका लाइफ टाइम वो नहीं होता जो उनका लाइफ टाइम रेस्ट में होता है। अब आप एक ऑब्ज़र्वर का तख़य्युल करें, वो ऑब्ज़र्वर जो पाइऑन के साथ साथ मूव कर रहा हो, यानी उस ऑब्ज़र्वर की स्पीड भी वही हो जो पाइऑन की स्पीड है, जो कि मैंने आपको बताया कि 0.913 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट है। इस ऑब्ज़र्वर के हिसाब से जो पाइऑन है वो रेस्ट में होगा। और अब अगर ये ऑब्ज़र्वर उस पाइऑन का फासला मेजर करे कि कितने फासले के बाद ये पाइऑन जाके डिके करेगा, तो हम देखेंगे कि वही फार्मूला जो हमने पहले भी यूज़ किया है S=vt, उसी फार्मूले को अगर हम दोबारा यूज़ करें तो यहाँ से हमारे पास पाइऑन की जो स्पीड है वो 0.913 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट है, और जो टाइम है, जो उसका डिके टाइम है, वो 26 नैनो सेकेंड है। उस ऑब्ज़र्वर के हिसाब से जो ऑब्ज़र्वर पाइऑन के साथ साथ मूव कर रहा है उसी रफ्तार से जो रफ्तार पाइऑन की है, तो वो ऑब्ज़र्वर देखेगा कि ये पाइऑन
7.1 मीटर का फासला तय करने के बाद डिके कर जाता है। जबकि अभी हमने देखा कि एक ऑब्जर्वर जो लैब के अंदर मौजूद है उसने जब मेजर किया था तो ये पाइऑन 17.4 मीटर का फासला तय करने के बाद डिके करता है। तो इसका मतलब है कि दो मुख्तलिफ ऑब्जर्वर जो लेंथ मेजर कर रहे हैं वो भी एक जैसी नहीं आ रही। क्लासिकल मैकेनिक्स इस फिनोमेना को भी एक्सप्लेन करने से कासिर है। जो तीसरा मसला क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ है वो स्पीड के तस्वर के साथ है, यानी स्पीड का वो कॉन्सेप्ट जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स से जानते हैं ये भी इतना सादा नहीं है जितना क्लासिकल मैकेनिक्स हमें बताती है। मिसाल के तौर पे आप इस तस्वीर के ऊपर गौर करें। इस तस्वीर में हमारे पास 3 दोस्त हैं जो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी के ऊपर खड़े हैं। जो दोस्त पॉइंट सी के ऊपर खड़ा है वो ऑब्जर्वर है, और जो दोस्त पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर मौजूद हैं वो कोई खेल खेल रहे हैं, यानी पॉइंट सी पे खड़ा दोस्त पॉइंट ए पे खड़े दोस्त ए और बी पे खड़े दोस्तों को ऑब्जर्व कर रहा है। अब पॉइंट ए पे खड़े दोस्त के पास एक गेंद है। वो जब उस गेंद को पॉइंट बी पे खड़े दोस्त की तरफ फेंकता है तो अब पॉइंट सी पे खड़ा दोस्त कैसे ये जान सकेगा कि गेंद पॉइंट ए पे खड़े दोस्त ने फेंक दी है? उसका हमारे पास एक ही रास्ता है कि अगर हम ये कहें कि जैसे ही पॉइंट ए पे खड़ा दोस्त गेंद को फेंकता है तो गेंद से एक सिग्नल निकलता है। ये सिग्नल रोशनी का हो सकता है, और पॉइंट सी के ऊपर खड़े दोस्त को जो कि ऑब्जर्व कर रहा है ये सारा कुछ, उसको इसी सूरत में पता चल सकता है कि गेंद फेंक दी गई है जब वो सिग्नल जो गेंद के साथ निकलता है वो उस तक पहुंचेगा। बिल्कुल इसी तरह जब पॉइंट बी के ऊपर खड़ा हुआ दोस्त उस गेंद को कैच करेगा तो उस वक्त भी एक सिग्नल निकलेगा, और वो सिग्नल जब पॉइंट ओ पे खड़े हुए दोस्त तक पहुंचेगा तो फिर वो देख लेगा कि पॉइंट बी पे खड़े दोस्त ने गेंद को कैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये फ़र्ज़ करते हैं कि जो दोस्त पॉइंट ए के ऊपर खड़ा है वो गेंद को सुपर लुमिनल स्पीड से फेंकता है, यानी जिस रफ्तार से गेंद मूव करता है वो रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, जब वो गेंद फेंकेगा तो गेंद की रफ्तार चूँकि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है तो जैसे ही उसने गेंद फेंकी गेंद ने भी मूव करना स्टार्ट किया, और उस वक्त निकलते हुए जो सिग्नल निकला था उसने भी मूव करना स्टार्ट किया। लेकिन चूँकि गेंद की रफ्तार अब उस सिग्नल की रफ्तार से ज़्यादा है तो गेंद पॉइंट बी तक पहुंच जाएगी, जबकि सिग्नल अभी पॉइंट बी तक नहीं पहुंचा होगा। पॉइंट बी पे खड़ा दोस्त उस गेंद को कैच करता है और उधर से एक और सिग्नल निकलता है रोशनी का ये सिग्नल भी पॉइंट ओ पे खड़े दोस्त की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। अब आप ये देखें कि जो सिग्नल रोशनी का पॉइंट ए से निकला था वो अभी पॉइंट बी तक नहीं पहुंचा, लेकिन पॉइंट बी तक गेंद पहुंच गई है, और चूँकि गेंद पहुंच गई है तो दूसरा सिग्नल जो गेंद के पहुंचने पे निकलना था वो भी अब निकल के पॉइंट ओ की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। अब चूँकि दोनों सिग्नल्स की रफ्तार एक जैसी है और पॉइंट बी का जो फासला है पॉइंट ए से वो कम है, तो जो पॉइंट बी से सिग्नल निकलेगा जो गेंद के कैच करने पे निकला है वो पॉइंट ओ तक पहले पहुंचेगा उस सिग्नल से जो पॉइंट ए से निकला था। अब ज़रा गौर करें इस सारे प्रोसेस में हुआ क्या है। जो दोस्त पॉइंट ओ के ऊपर खड़ा है वो उस तक जब सिग्नल पहुंचता है तो तब ही उसको पता चलता है कि गेंद फेंक दी गई है या गेंद कैच कर ली गई है। और अब हमने यहाँ पे ये देखा है कि वो सिग्नल जो गेंद कैच करने पे निकलता है वो पॉइंट ओ तक पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि पॉइंट ओ के ऊपर खड़ा हुआ दोस्त गेंद को कैच होते पहले देखेगा और गेंद को फेंके जाते हुए बाद में देखेगा, यानी वो ये देखेगा कि पॉइंट बी पे खड़े हुए दोस्त ने गेंद को कैच भी कर लिया है, जबकि पॉइंट ए पे खड़े हुए दोस्त ने अभी गेंद को फेंका ही नहीं है। आपने यहाँ पे देखा हुआ क्या है कि गेंद फेंकी ही नहीं गई, लेकिन वो देख क्या रहा है कि गेंद कैच भी हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप गेंद को फेंके ही ना और दूसरा दोस्त गेंद को कैच भी कर ले? दैट्स एन अपेरेंट इनकन्सिस्टेंसी। क्लासिकल मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और यही वो मेन पॉइंट है जो हमें आइंस्टाइन के पास्टुलेट की तरफ लेके जाएगा। वो पास्टुलेट जो ये कहता है कि कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ मूव नहीं कर सकती। यहाँ पे हमने यही अज्यूम किया था ना कि फ़र्ज़ करें जो गेंद है वो लाइट के सिग्नल से ज़्यादा तेज़ मूव करती है। तो अगर हम ये फ़र्ज़ करें जैसा कि हमने किया है तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी इनकन्सिस्टेंसी आती है
कि गेंद कैच तो हुआ है लेकिन फेंका ही नहीं गया, जो कि नामुमकिन है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड के ऊपर भी एक लिमिट सेट होती है। जो चौथी इनकन्सिस्टेंसी है हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स में, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रिलेटेड है। अब इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट अगेन बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये जान लें कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है। जितने भी पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं उनके एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। एंटी पार्टिकल्स वैसे तो हर लिहाज से पार्टिकल की तरह ही होते हैं, लेकिन उनका चार्ज जो है वो मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंटी पार्टिकल जो है वो पॉजिट्रॉन कहलाता है। इसकी सारी खसूसियात इलेक्ट्रॉन जैसी हैं, लेकिन इसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो पॉजिट्रॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब किसी भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की ये खूबी होती है कि जब भी वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को एनिहिलेट करते हैं और एनर्जी में तब्दील हो जाते हैं। इसी चीज़ को शायद आपने पहले पेयर एनिहिलेशन के नाम से पढ़ा भी हो। अब आप इस तस्वीर के ऊपर गौर करें जिसमें हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी उसके अंदर एनर्जी इन्वायरमेंट से ना तो दाखिल हो सकती है, ना ही वर्क किया जा सकता है, और ना ही सिस्टम के अंदर से एनर्जी बाहर इन्वायरमेंट की तरफ जा सकती है। इस सिस्टम के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मौजूद हैं जो एक दूसरे के करीब आते हैं। जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो मैंने आपको बताया कि एक दूसरे को एनहिलेट करते हैं और उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस सिस्टम के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो एनर्जी सिस्टम की जो वाल्स हैं उनके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अब सिस्टम की वाल्स के अंदर कुछ एनर्जी मौजूद है। हम अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को याद करें जो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा था। वो हमें ये कहता था कि अगर सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है, ना तो उसके ऊपर इन्वायरमेंट की तरफ से वर्क किया जा सकता है और ना ही कोई एनर्जी दाखिल की जा सकती है, तो फिर उस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, यानी उसकी जो अमाउंट है वो चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पे इनिशियल स्टेट में हमारे पास सिस्टम के अंदर कोई एनर्जी नहीं थी, लेकिन फाइनल स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ने एनिहिलेट करके एनर्जी प्रोड्यूस की, रेडिएशंस प्रोड्यूस की, तो उससे सिस्टम के अंदर अब कुछ एनर्जी आ गई है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है कि इनिशियली कोई एनर्जी नहीं थी सिस्टम के अंदर, लेकिन फाइनल सिचुएशन में हमारे पास सिस्टम के अंदर एनर्जी मौजूद है और क्लासिकल मैकेनिक्स इसकी वजाहत बिल्कुल नहीं कर सकती। ये भी हम आगे चल के देखेंगे कि जो आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी है वो कैसे इस फिनोमेना की वजाहत करती है। इन सारे मसाइल को हल करने के लिए आइंस्टाइन ने 1905 में फिर स्पेशल थ्योरी पेश की, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको आप कहते हैं। ये थ्योरी दो पास्टुलेट्स के ऊपर मुश्तमिल थी, यानी उसने सिर्फ दो पास्टुलेट लिए कि ये दो अजम्पशन अगर हम ले लें तो ये सारे मसाइल जो हैं जो हमने अभी देखे हैं ये सारे के सारे हल हो जाते हैं। वो दो पास्टुलेट्स क्या थे? उनमें से जो पहला पास्टुलेट है उसको प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, और ये पास्टुलेट हमें ये बताता है कि द लॉज ऑफ फिज़िक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं ये हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पहला पास्टुलेट हमें ये बता रहा है कि अगर हम इनर्शियल फ्रेम्स कंसीडर करें तो जितने भी फिज़िक्स के कवानीन हैं, फिज़िक्स के कवानीन कौन से हैं? वो मैथमेटिकल इक्वेशंस जिनसे आप नेचुरल फिनोमेना की वजाहत करते हैं, ये सारे के जो सारे कवानीन हैं ये अगर आप इनर्शियल फ्रेम्स लेते हैं तो ये सेम रहते हैं। मिसाल के तौर पे आप सिर्फ F इक्वल्स ma को तो कंसीडर करें। आइंस्टाइन ये कह रहा है, ये पहला पास्टुलेट ये कह रहा है कि जब भी आप किसी इनर्शियल फ्रेम में इस F इक्वल्स ma को अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट हमेशा सेम आएगी। दिस इज़ फर्स्ट पास्टुलेट। जो सेकंड पास्टुलेट है इट्स कॉल्ड द कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, और ये कहता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सारे इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होती है और इसकी वैल्यू फिक्स्ड है जो कि 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड है। यानी वो सारे ऑब्जर्वर जो इनर्शियल फ्रेम्स में मूव कर रहे होंगे वो जब स्पीड ऑफ लाइट की मेजरमेंट करेंगे तो वो एक जैसी ही मेजरमेंट करेंगे। ये जो दूसरा पास्टुलेट है ये हमारी इंट्यूशन के अगेंस्ट जाता है। मिसाल के तौर पे आप इन तीन ऑब्जर्वर का तस्वर करें जो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी के ऊपर मौजूद हैं। इस तरह के जो ऑब्ज़र्वर बी और ऑब्ज़र्वर सी हैं ये ऑब्ज़र्वर ए से दूर जा रहे हैं विद स्पीड c/4, यानी इनकी जो स्पीड है
वो 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट है। अब अगर ऑब्जर्वर ए रोशनी का एक सिग्नल फायर करता है ऑब्जर्वर बी की तरफ, तो ऑब्जर्वर बी क्या देखेगा? ऑब्जर्वर बी ये देखेगा कि इनिशियली जो ऑब्जर्वर ए है वो उससे दूर जा रहा था विद स्पीड c/4, क्योंकि जब आप ऑब्जर्वर बी के फ्रेम में देखेंगे तो वो ये नहीं देखेगा कि वो खुद मूव कर रहा है, बल्कि वो ये देखेगा कि ए उससे दूर जा रहा है। तो अब ए उससे इनिशियली c/4 स्पीड से दूर जा रहा था। जो रोशनी का सिग्नल ए ने फायर किया बी की तरफ, वो बी की तरफ आ रहा है। तो जो रिलेटिव स्पीड मेजर करेगा ऑब्जर्वर बी जो है, वो रोशनी की जो स्पीड मेजर करेगा वो मेजर करेगा c-c/4, जो कि 3/4c बनती है, यानी 0.75c। अब अगर आप ऑब्जर्वर सी के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो ये देखेगा कि जो ऑब्जर्वर ए है वो उससे ऑब्जर्वर सी से दूर जा रहा था विद स्पीड c/4, और फिर उसने रोशनी का सिग्नल भी फायर किया उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो खुद जा रहा है। तो इस तरह जो स्पीड ऑब्जर्वर सी मेजर करेगा वो c + c/4 होगी, यानी 5/4c। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ऑब्जर्वर सी जो स्पीड मेजर करता है वो रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा है। जो ये पास्टुलेट हमें कह रहा है कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम्स में मौजूद ऑब्जर्वर्स होंगे वो रोशनी की स्पीड की एक ही वैल्यू मेजर करेंगे, और वो स्पीड जो स्पीड की वैल्यू है वो वही है जिसको आप स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, यानी c है। तो देखें ये क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से ये जो हमने यहाँ पे ए बी और सी ऑब्जर्वर्स की मेजरमेंट्स को देखा है, ये क्लासिकल मेजरमेंट्स हैं, यानी ये जो न्यूटन के असूल हैं या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनको यूज़ करके ये मेजरमेंट कर रहे हैं। और इन मेजरमेंट्स के हिसाब से या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के लिहाज से स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो कोई भी स्पीड हासिल कर सकता है, लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी ये कहती है कि नहीं, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है हर उस ऑब्जर्वर के लिए जो किसी भी इनर्शियल फ्रेम में होगा। तो जो स्पेशल रिलेटिविटी है वो अगेन अपने ये दो पास्टुलेट्स देती है और इन सारे मसाइल के फिर हल पेश करती है। और हमें पता है कि ये अब सही है स्पेशल रिलेटिविटी, बिकॉज अब जब इसको पहली मरतबा पेश किया गया 1905 में, तो तब से लेके अब तक तकरीबन 120 साल गुजर चुके हैं, और इसके ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं हर बार ये उनमें कामयाब हुई है, यानी हर बार इसने सही नताइज दिए हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट हमारा ख़त्म होता है इस लेक्चर का। अब हम चलते हैं ज़रा दूसरे पार्ट की तरफ और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस क्या थी, और उन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर जो हमारी न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो किस तरह के नताइज देती है। और फिर हम देखेंगे कि किस तरह हिस्टोरिकली बहुत सारे ऐसे फिनामिना को जो हमारे पास सही नताइज नहीं देते थे उनको कंपनसेट करने की कोशिश की गई, और वो सारी कंपनसेशन या सारी कोशिशें जो थी वो नाकाम हुई, और इवेंचुअली 1905 में आइंस्टाइन ने इसको स्पेशल रिलेटिविटी के ज़रिए हल किया। चलें तो अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। अब जब हमने ये देख लिया कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल फिनामिना को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो यहाँ पे दो फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और उसके बाद हम चलेंगे ड्राइव करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को। ट्रांसफॉर्मेशंस सिंपली आपको ये बताती हैं कि कैसे दो ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के हिसाब से मोशन में हैं उनको हम रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जो दो डेफिनेशंस मैंने आपको कही कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से जो पहली डेफिनेशन है वो इवेंट की है, और जो दूसरी डेफिनेशन है वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की है। इवेंट, इस लफ्ज़ को आप बार बार सुनेंगे और यकीनन आप बार बार सुन भी चुके होंगे। एक इवेंट जिसको उर्दू में आप वाक़या या हादसा कहते हैं, ये कोई भी ऐसा इवेंट है, अगेन मैं इवेंट को इवेंट की फॉर्म में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी बैड थिंग, बट एक इवेंट जो है ये कोई भी ऐसा वाक़या है जो किसी एक जगह पे, किसी एक ख़ास जगह पे, एक ख़ास वक्त के ऊपर होता है। मेरे इन अल्फाज को गौर से सुने कि एक इवेंट ये कोई भी ऐसा वाक़या है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट है जो किसी एक ख़ास जगह पे
किसी एक ख़ास टाइम के ऊपर होता है। एक बुरी सी मिसाल देता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। मिसाल के तौर पे कोई एक्सीडेंट होता है रोड के ऊपर, तो वो एक्सीडेंट रोड के ऊपर किसी ख़ास जगह पे होगा और एक ख़ास टाइम के ऊपर होगा। हमें ये पता है कि हमारी जो स्पेस है, हमारा जो वर्ल्ड है, ये 3 डाइमेंशनल है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है लेट्स से वो इस जगह के ऊपर मौजूद है, तो इस टेबल के लिहाज से इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ हाइट भी है, कुछ ना कुछ इसका फासला एक्स एक्सिस की तरफ भी है और कुछ ना कुछ फासला वाई एक्सिस की तरफ भी है। अब लेट्स से कि इस पॉइंट के ऊपर एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट वाली बुरी मिसाल है, अरेज इट। लेट्स से कि इस पॉइंट के ऊपर एक फायर क्रैकर जो है वो फटता है। फायर क्रैकर आपको पता है फटाके को कहते हैं। तो वो इस पॉइंट के ऊपर फटता है। तो इस टेबल के लिहाज से इस पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट हैं, यानी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो मैं 3 कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके बयान कर सकता हूँ, एक्स, वाई और जी। एक्स जो है वो उसकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कुछ डिस्टेंस को बताएगा, वाई जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जी जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये 3 अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हों तो मैं प्रीसाइजली बता सकता हूँ कि ये जो फायर क्रैकर है ये इस पॉइंट के ऊपर फटा है। इसके साथ साथ मुझे मज़ीद ये बताने की भी ज़रूरत है कि ये फायर क्रैकर किस टाइम के ऊपर फटा है। तो एक इवेंट ऐसा इंसिडेंट होता है जो स्पेस में किसी ख़ास जगह पे और किसी ख़ास टाइम के ऊपर होता है, और इसको बयान करने के लिए, बताने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 3 स्पेस के कोऑर्डिनेट और एक टाइम। और यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपने स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में थोड़ा बहुत भी सुन रखा है, कि हम पहले ही स्पेस और टाइम को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई, जी एंड टी हमें रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी इवेंट को बताने के लिए, किसी भी इंसिडेंट के होने की मुकम्मल किसी भी इंसिडेंट के होने का मुकम्मल पता देने के लिए हमें 4 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ एन इवेंट। पहली चीज़, अभी जब मैं इवेंट को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने नाम लिए बिना ये कहा कि इस टेबल के लिहाज से जो फायर क्रैकर है वो यहाँ पे फटता है, और इस टेबल के लिहाज से मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए इस फायर क्रैकर के फटने वाली जगह की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो मैंने इनडायरेक्टली पहले ही यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ कर लिया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे मेरा टेबल था कि टेबल के लिहाज से फायर क्रैकर इस पॉइंट के ऊपर फटता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इट्स इवन फंडामेंटल थिंग देन एन इवेंट, कि आप किसी भी इवेंट को अगर प्रीसाइजली बताना चाहते हैं कि ये किस पॉइंट के ऊपर स्पेस में और टाइम में किस टाइम के ऊपर हुआ है, तो आपको उससे पहले एक और फंडामेंटल चीज़ की ज़रूरत है, और वो फंडामेंटल चीज़ जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप किसी इवेंट को किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ही बता सकते हैं। आप इस टेबल के हिसाब से या इस टेबल के लिहाज से ये बता सकते हैं कि ये फायर क्रैकर इस जगह पे फटा है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि मेरा एक दोस्त इसी कमरे के अंदर मेरे दूसरे स्टडी टेबल के ऊपर बैठा पढ़ रहा है। सवाल ये है कि उसके लिहाज से आप इस फायर क्रैकर के फटने का जो इवेंट है उसको कैसे बताएंगे। तो उसके लिहाज से हमें मज़ीद 3 और कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे जो उसके लिहाज से हमें इस फायर क्रैकर के एक्स, वाई और जी डिस्टेंसेस बताएंगे और टाइम बताएंगे। टाइम यहाँ पे इट मे और मे नॉट बी सेम, लेकिन एक्स, वाई, जी हम देख सकते हैं दिस इज़ प्रिसाइजली डिफरेंट इन दीज 2 सिचुएशंस। तो ये जो हमारा किसी भी इवेंट को बताने के लिए जो हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं असल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं। यानी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो इवेंट है ये स्पेस में इस जगह पे हुआ और इस टाइम पे हुआ। किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो इवेंट है ये इस जगह पे हुआ और इस टाइम पे हुआ। हमारे पास इनर्शियल फ्रेम होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। इनर्शियल फ्रेम्स वो फ्रेम होते हैं जो या तो रेस्ट के ऊपर होते हैं या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। यहीं से आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम का भी पता चल जाता है, क्योंकि मैंने कहा कि इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जो या तो रेस्ट के ऊपर होते हैं या फिर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है
इन दोनों जो मैंने इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन बताई, इधर से हमारे पास एक नतीजा इसके अंदर एक इम्प्लाइड है, इम्प्लीसिट है, और वो नतीजा ये है कि इनर्शियल फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन नहीं होता। कांस्टेंट स्पीड भी हमारे पास ज़ीरो एक्सेलरेशन है और ज़ीरो स्पीड भी ज़ीरो एक्सेलरेशन है। तो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो ऐसे फ्रेम होते हैं जो एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो जिनकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। तो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। और यही जब आपको मैंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स बताए तो हमने कहा था कि लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन्स सेम for all inertial observers, which means they are moving in inertial frames. और दूसरा हमने कहा था कि speed of light is same for all inertial frames. दोनों जो conditions थी वो inertial frames के अंदर लागू हुई थी। तो हमारे पास जो inertial frame है वो क्या होते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड होते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं या रेस्ट के ऊपर होते हैं। अब हम एक छोटी सी बात को यहाँ पे और करते जाएं कि क्या अर्थ जो है ये एक इनर्शियल फ्रेम है। इट्स नॉट, बिकॉज इट हैज़ ऑर्बिटल मोशन, और आपको पता है कि ऑर्बिटल मोशन में ऑब्जेक्ट्स के पास एक्सेलरेशन होता है। इट रोटेट्स अराउंड द सन, इट स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो प्रीसाइजली अगर देखा जाए तो अर्थ इज़ नॉट एन इनर्शियल फ्रेम, बट दीज एक्सेलरेशंस आर वेरी स्मॉल। यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट अर्थ रोटेशनल एक्सेलरेशन अराउंड द सन and it's very small. And for all the experiments that we do on the surface of the earth, we can ignore such small accelerations and we can approximate earth as an inertial frame. And this is the approximation that we will be using if it comes to this in this course. Okay, तो हमने ये दो चीज़ें समझ ली। पहली चीज़ कि इवेंट क्या होता है और दूसरी चीज़ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और उनकी कितनी टाइप होती हैं। दो, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इट्स एप्लीकेबल ओनली इन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक और पॉइंट भी है। फ़र्ज़ करें कि आप किसी ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, दैट ऑब्जेक्ट कैन एक्सेलरेट। ऑब्जेक्ट की मोशन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो एक्सेलरेट कर सकता है। जो कंडीशन है वो आपके ऊपर है कि आप जिस जगह पे खड़े होके ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो इनर्शियल फ्रेम हो, या तो वो रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पाबंदी नहीं है, जो ऑब्जर्वर है उसके ऊपर पाबंदी है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो इनर्शियल फ्रेम में की जाए। तो फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो वैलिड होगी। अब हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, और पहला टॉपिक जो है हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को ही न्यूटोनियन मैकेनिक्स में यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए डिराइव करने वाला हूँ। आपने नाम सुना होगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस का, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे स्पेशल रिलेटिविटी में। अगर आपने थोड़ा सा भी स्पेशल रिलेटिविटी के रिलेटेड सुना हुआ है तो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशंस लॉरेंस से पहले थी, जिनके ऊपर न्यूटोनियन मैकेनिक्स बेस्ड है, उनको आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस क्या हैं ये हम अभी ड्राइव करते हैं, और फिर ये देखेंगे कि इन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर जो न्यूटन लॉज हैं, specifically Newton's second law, because that is the main thing which tells you everything about your world, F equals ma, हम ये देखेंगे कि वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आप इन दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को तस्वर करें, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, एक रेड एक ग्रीन। अगर मैं चेंज नहीं करता तो ये डायग्राम मैंने अभी इधर बनाई हुई है। तो हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहाँ आपको एक्स वाई और जी एक्सिस दिखाए गए हैं दोनों फ्रेम्स के। टाइम जो है वो आप मेजर करते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास क्लॉक है तो आप टाइम मेजर कर सकते हैं जब भी कोई इवेंट होता है, उस इवेंट के होने का। और इवेंट्स जो हैं वो कोई भी इंसिडेंट जो हमारे इर्द गिर्द होता है, दैट्स एन इवेंट। बट आई बिलीव कि ये लफ्ज़ आप बार बार सुन चुके होंगे। चलें, तो हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, एक रेड और एक ग्रीन। जो रेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसको हम एस
कह लेते हैं, ये एस फ्रेम है, और जो ग्रीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसको हम एस प्राइम कह लेते हैं। क्योंकि हमने इनको एस और एस प्राइम कहा है तो इसका मतलब है जो रेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम एक्स, वाई और जी का नाम देते हैं, और जो एस प्राइम फ्रेम है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जी प्राइम का नाम देते हैं। जो एस फ्रेम का ओरिजिन है वो ओ है, और जो एस प्राइम फ्रेम का ओरिजिन है वो ओ प्राइम है। एंड हियर कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हम जब भी बात करते हैं स्पेशल रिलेटिविटी की और दो फ्रेम्स की हम बात करते हैं तो हम उनकी रिलेटिव मोशन को देखना चाह रहे होते हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो फ्रेम हैं, दो फ्रेम की आप मिसाल इस तरह लें कि आप रोड के ऊपर खड़े हैं, दैट्स योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपका दोस्त जो है वो अपनी कार में जा रहा है उस रोड से, और कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो वहाँ पे कोई इवेंट होता है, लेट्स से उधर ही रोड की साइड पे कोई बच्चा फटाका फोड़ता है, तो उस फटाके का वो जो इवेंट है जो हुआ है, वो बच्चे ने जो इवेंट किया है वहाँ पे, उसकी मेजरमेंट करनी है। आप उसकी मेजरमेंट्स कैसे करते हैं, और आपका दोस्त जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती हुई कार के अंदर बैठा है वो उसकी मेजरमेंट्स कैसे करता है। इन दो मेजरमेंट्स को जब हम रिलेट करेंगे तो दैट्स व्हाट वी कॉल द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मेजरमेंट्स को आप दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मेजरमेंट से किस तरह रिलेट करते हैं, दैट इज़ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो बैक टू दिस डायग्राम अगेन, मैंने आपको ये मिसाल दी थी आपकी और आपके दोस्त वाली, तो आपका दोस्त जो था वो आपके हिसाब से मोशन में था, दैट्स रिलेटिव मोशन। तो जो पहली चीज़ यहाँ पे हम दो फ्रेम्स लेते हैं वो ये है कि इनमें से एक फ्रेम जो है वो मूव कर रहा है। कन्वेंशन ये है कि जब भी हम किसी फ्रेम को प्राइम फ्रेम कहते हैं तो हम कहते हैं कि वो प्राइम फ्रेम जो है वो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v। और हम सबसे आसान काम ये है कि हम ये अज्यूम करें कि जो प्राइम फ्रेम है वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है अलॉन्ग वन पर्टिकुलर एक्सिस, बिकॉज एक एक्सिस के अलॉन्ग जब वो मूव करता है तो हम उसकी इक्वेशन निकाल के फिर उसको जनरलाइज कर सकते हैं बाकी दो एक्सिस के ऊपर भी। तो यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया है कि जो एस प्राइम फ्रेम है वो स्पीड v से मूव कर रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि जब टाइम ज़ीरो था तो दोनों फ्रेम्स के जो ओरिजिन थे वो कोइंसाइड करते थे। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर ज़ीरो टाइम के ऊपर दोनों फ्रेम्स के ओरिजिन कोइंसाइड करते हैं तो किसी भी टी टाइम में जो फ्रेम है वो वी टी फासला कवर करेगा। सिंपली एस इक्वल्स वी टी, तो वो वी टी फासला कवर करेगा, यानी किसी भी टाइम टी के अंदर जो एस प्राइम फ्रेम है वो उसका ओरिजिन जो है वो एस फ्रेम के ओरिजिन से वी टी फासले तक दूर जा चुका होगा। तो इधर से ही सिंपली हमारी जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, वो आ जाती हैं। अगर आप देखें तो एस प्राइम और एस फ्रेम दोनों में जो वाई और जी कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम है, बिकॉज उस तरफ तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, हमारा जो फ्रेम है वो मूव ही नहीं कर रहा। जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अब अगर आप एक्स प्राइम फासले को रिलेट करना चाहें एक्स से तो आप कैसे रिलेट कर सकते हैं। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो एस प्राइम फ्रेम है जिसके फासले को हम एक्स प्राइम कह रहे हैं वो एस के मुकाबले में कितना आगे है, वी टी आगे है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फासले की इक्वेशन लिख रहे हैं। तो जो एक्स प्राइम है वो किसी भी टाइम टी के ऊपर एक्स से कितना आगे है, वी टी आगे है। तो जो एक्स अगर हम एक्स में से वी टी फासला माइनस कर दें तो जो हमारा प्राइम फ्रेम है वो वापस किधर आ जाएगा, ओरिजिन के ऊपर आ जाएगा। किस ओरिजिन के ऊपर, एस फ्रेम के ओरिजिन के ऊपर, यानी उनके ओरिजिन जो है वो कोइंसाइड कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस आती हैं, और वो ये हैं कि जो एक्स प्राइम है वो रिलेटेड है एक्स से with this equation x prime equals x minus vt। जो y और z हैं वो एक्सिस बराबर हैं। मैंने आपको बताया कि मोशन जो है वो प्योरली पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो ये तो हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाती हैं स्पेस की। और इन इक्वेशंस के साथ जब हम ये अजम्पशन मिला लेते हैं जो दरअसल न्यूटन ने ली थी कि टाइम जो है वो एब्सल्यूट है, वो हर ऑब्जर्वर के लिए एक जैसा ही रहता है, वो हर ऑब्जर्वर के लिए एक जैसा गुजरता है,
तो हमारे पास जो टी प्राइम है यानी वो टाइम जो एस प्राइम फ्रेम में मौजूद कोई ऑब्जर्वर मेजर करता है किसी इवेंट के होने का, वो इक्वल होगा उस टाइम के जो एस फ्रेम में मौजूद कोई ऑब्जर्वर उसी इवेंट के लिए मेजर करता है। जब हम ये अजम्पशन मिलाते हैं तो हमारे पास ये 4 इक्वेशंस जो हैं ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस बन जाती हैं। अब हम इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को इस्तेमाल करते हुए इंटरवल को फाइंड करते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत भी स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ रखी है, मैं बार बार स्पेशल रिलेटिविटी का जिक्र करता हूँ, हालांकि वही चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि आप थोड़ा बहुत जानते हैं स्पेशल रिलेटिविटी के रिलेटेड। तो अगर आपने स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ रखी है तो आपने लाजमी तौर पे इंटरवल का नाम भी सुन रखा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर। तो यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि गैलीलियन रिलेटिविटी में या न्यूटोनियन रिलेटिविटी में जो इंटरवल है वो किस तरह का होता है। इंटरवल जो है वो मेजरमेंट है स्पेस कोऑर्डिनेट्स की, कि दो ऑब्जर्वर जो एक दूसरे के हिसाब से रिलेटिव मोशन में होते हैं वो किसी भी चीज़ की लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या उसके स्पेस कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको कैसे मेजर करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एस फ्रेम के अंदर एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, और फ़र्ज़ करें कि एस फ्रेम के अंदर जो एक एंड है उसकी लेंथ XA है और जो दूसरा एंड है उसकी लेंथ XB है। अब कोई ऑब्जर्वर जो एस प्राइम फ्रेम के अंदर है वो जब इसको मेजर करेगा तो हम सिंपली इन इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं जो हमने अभी डिराइव की हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस की। तो उसके हिसाब से जो एस फ्रेम है वो एस प्राइम के हिसाब से नेगेटिव स्पीड v से दूर जा रहा है एस प्राइम से, क्योंकि रिलेटिव है। अगर आप एस प्राइम के हिसाब से देखेंगे तो एस मूव कर रहा है, और अगर एस के हिसाब से देखेंगे तो एस प्राइम मूव कर रहा है। तो वो एक्स ए प्राइम और एक्स बी प्राइम मेजर करेगा अपने एस प्राइम फ्रेम के अंदर। तो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इन इक्वेशंस को यूज़ करें तो हमारे पास जो इंटरवल है वो बनेगा एक्स एस प्राइम में जो इंटरवल की वैल्यू आएगी वो बनेगा एक्स बी प्राइम माइनस एक्स ए प्राइम इक्वल्स एक्स बी माइनस एक्स ए माइनस वी इंटू टी बी माइनस टी ए। लेकिन हमने अभी कहा कि टाइम जो है वो न्यूटोनियन रिलेटिविटी में एब्सोल्यूट है, यानी टी ए जो है वो इक्वल है टी बी के। तो अगर हम टी ए को टी बी के इक्वल करें तो जो सेकंड टर्म है ये ज़ीरो हो जाती है राइट हैंड साइड पे, और हमारे पास जो इंटरवल है वो सेम आता है। यानी हमारा जो क्लासिकल इंटरवल है वो दोनों कोऑर्डिनेट्स में सेम आता है। इधर से आप बाय द वे इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस भी देख सकते हैं। हमने अभी ये देखा कि एक्स प्राइम में जब हम मेजरमेंट करेंगे किसी इवेंट की तो वो एस से कैसे रिलेटेड हैं। इसी तरह आप इसकी इन्वर्स अगर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना चाहें तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, पहले हमारे पास एस प्राइम मूव कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, तो हमारे पास जो लेट्स से जो एक्स एक्सिस की ट्रांसफॉर्मेशन थी वो थी एक्स इक्वल एक्स प्राइम इक्वल एक्स माइनस वी टी। अब अगर आप एस प्राइम के परस्पेक्टिव से देखते हैं तो एक्स मूव कर रहा है विद वेलोसिटी माइनस वी, बाकी टाइम और बाकी चीज़ें तो सेम है। तो इसका मतलब है कि आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। तो आप जब इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स एक्स प्राइम प्लस वी टी, वाई और जी एक्सेस और टाइम जो है वो सेम रहेंगे। तो जिस तरह आप आगे चल के स्पेशल रिलेटिविटी में देखेंगे कि लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन एंड इन्वर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, उनका सिंपली मतलब ये होता है कि अगर आप पहले एस प्राइम के परस्पेक्टिव से मेजरमेंट कर रहे हैं तो अगर आप एस प्राइम के परस्पेक्टिव से मेजरमेंट करते हैं तो वही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं ये कैसे चेंज होंगी। तो ये हमारे पास क्लासिकल इंटरवल कि वो सेम रहता है दोनों फ्रेम्स में, ये भी आ गया, और हमारे पास इन्वर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस भी आ गई। तो बेसिकली हमें लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस ही चाहिए थी। अब हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करते हैं न्यूटन के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ आएगी वो न्यूटोनियन रिलेटिविटी आएगी। मैंने आपको बताया था कि न्यूटन की सारी जो मैकेनिक्स है, जो सारी की सारी उसकी फ़िज़िक्स है, वो उसकी सिर्फ और सिर्फ F इक्वल्स एम ए में पोशीदा है। और कुछ बेसिक डेफिनेशन, क्योंकि ज़ाहिर है F इक्वल्स एम ए के ऊपर फोर्स का कॉन्सेप्ट भी न्यूटन ने दिया था। मैस जो है उसको अज्यूम किया जाता है कि इट्स कांस्टेंट इन क्लासिकल, कोई भी आप ऑब्जेक्ट लें क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर तो मैस को कांस्टेंट ही लेते हैं।
तो हमारे पास जो चीज़ रह जाती है वो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमें पता है कि इट कम्स फ्रॉम सम बेसिक डेफिनेशंस वेलोसिटी और इन डेफिनेशन से। ओके तो चलें जी, हम फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो मेन इक्वेशन है वो पहली इक्वेशन ही है, जो चूँकि मोशन हमने एक्स एक्सिस के नाम ली थी तो वो एक्स कोऑर्डिनेट्स को जो रिलेट करती है, तो वो है हमारे पास एक्स प्राइम इक्वल्स एक्स माइनस वी टी। इधर से हमारे पास ये पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं, इधर से अगर हमने वेलोसिटी लेनी हो तो क्या करेंगे, इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे। तो टाइम डेरिवेटिव लेते हैं जिस इक्वेशन का, तो बन जाएगी डी एक्स प्राइम बाई डी टी इक्वल्स डी एक्स बाई डी टी माइनस वी, क्योंकि तीसरी टर्म का जब आप टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव नहीं अप्लाई होगा, टाइम के ऊपर अप्लाई होगा। अब यहाँ पे जो मज़े की चीज़ है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो है डी एक्स प्राइम बाई डी टी। हमने टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव लिया है, टाइम इन द एस फ्रेम। लेकिन अभी तो हम कह के आए हैं कि टाइम जो है वो सारे रेफरेंस फ्रेम्स में सारे ऑब्जर्वर्स के लिए एक जैसा रहता है, तो इसका मतलब है कि टाइम एस फ्रेम में हो या एस प्राइम फ्रेम में हो सेम होगा। इसका मतलब है जो टी है वो टी प्राइम के इक्वल है। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की वो बन जाती है डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम, एंड दिस इज़ प्रिसाइजली व्हाट वी डिफाइन एज द स्पीड इन एस प्राइम फ्रेम। तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसके लिए हम सिंबल इसके लिए हम सिंबल अभी यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो ये पहली इक्वेशन है ये बन जाएगी डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम इक्वल्स डी एक्स बाई डी टी माइनस वी। इसी तरह जो दूसरी और तीसरी इक्वेशन है वो सिंपली बन जाएंगी डी वी प्राइम बाई डी टी प्राइम इक्वल्स डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम इक्वल्स डी वाई बाई डी टी, और जो तीसरी इक्वेशन है वो बनेगी डी जी प्राइम बाई डी टी प्राइम इक्वल्स डी जी डिवाइड बाई डी टी। और टाइम तो टाइम है ही है। तो अब अगर हम इनको डिफाइन करें, डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम को यू एक्स प्राइम इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जर्वर मेजर्ड इन एक्स प्राइम्ड फ्रेम। ये इक्वल आएगी डी एक्स बाई डी टी स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन एक्स फ्रेम। मैंने शायद पहले भी ऑब्जर्वर कह दिया है, इट्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एज मेजर्ड इन एक्स प्राइम फ्रेम एस प्राइम फ्रेम, और डी एक्स बाई डी टी जो है दैट्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन एस फ्रेम माइनस वी। तो इस तरह हमारे पास ये वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलॉन्ग भी इक्वेशंस जो हैं वो बन जाएंगी यू वाई प्राइम इक्वल्स यू वाई एंड यू जी प्राइम इक्वल्स यू जी। यहाँ पे आप देखें कि वेलोसिटी के लिए जो सिंबल यूज़ हो रहा है वो यू का यूज़ हो रहा है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूटिलाइज द सिंबल वी, और वो वी जो फ्रेम है वी जो स्पीड है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास दो स्पीड्स आ रही हैं। यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट, आपको प्रिसाइजली पता होना चाहिए कि ये क्या बता रही हैं। जो यू है ये मेजरमेंट की स्पीड्स हैं, यानी जो यू एक्स है, जो यू एक्स प्राइम लेट्स से इट्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विच द ऑब्जर्वर इन एक्स प्राइम एस प्राइम फ्रेम मेजर्स। Similarly, ux is the speed of the object along x-axis as measured in s frame, और जो v है वो फ्रेम की स्पीड है, s प्राइम फ्रेम की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू s फ्रेम। तो यहाँ पे हमारे पास देखें आप जो इक्वेशन आती है, अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, यानी इन तीनों इक्वेशंस को मिला के अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वो आती है u प्राइम इक्वल्स u माइनस वी। और रुकें ज़रा, इस इक्वेशन को हम पहले पढ़ चुके हैं, आपने ये इक्वेशन देखी हुई है ग़ालिबन चौथे चैप्टर में। मैंने शायद जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक को इग्नोर किया था, बट मैंने तब भी कहा था कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये इक्वेशन जो है ये सिंपली रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन है। अगर आपको याद नहीं है तो आई विल हाईली रेकमेंड एट दिस पॉइंट कि आप वापस जाएँ चौथे चैप्टर में और रिलेटिव वेलोसिटी वाला चैप्टर पढ़ें। तो वो जो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन हमने चौथे चैप्टर में पढ़ी थी, दैट एक्चुअली हैज़ कम बैक टू सी अस अगेन। और यहाँ पे वो इसका मतलब ये भी है कि ये जो न्यूटोनियन रिलेटिविटी है इसको हम कहीं ना कहीं पहले पढ़ चुके थे इसका नाम लिए बिना। तो जो वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे पास आती हैं, जिसको आप न्यूटोनियन रिलेटिविटी अब बजा तौर पे कह सकते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर, वो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है जो रिलेटिव वेलोसिटी की है, u प्राइम इक्वल u माइनस वी। अगेन एक बार फिर से आपको बता दूं
कि u जो हैं ये मेजर्ड स्पीड्स हैं ऑब्जेक्ट की इनटू रेफरेंस फ्रेम्स, और जो v है दैट इज़ द स्पीड ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, स्पीड ऑफ वन रेफरेंस फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू अदर। यानी आप ये s के हिसाब से s प्राइम की होगी या फिर s प्राइम के हिसाब से s की होगी, और ऑफ कोर्स अगर एक की डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे की डायरेक्शन जो है, दूसरा के हिसाब से देखेंगे तो डायरेक्शन जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो एक दफ़ा स्पीड आ गई तो इसका एक बार फिर से आप टाइम डेरिवेटिव लें और ए प्राइम ले लें। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है दैट इज़ बेस्ड इंटायरली ऑन एफ इक्वल्स एम ए। तो हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस थी जो कोऑर्डिनेट्स पोजीशंस को रिलेट करती थी, तो हम उनके टाइम डेरिवेटिव लेके स्लोली किधर जा रहे हैं, एफ इक्वल्स एम ए की तरफ ही जा रहे हैं। तो हमने वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन निकाल ली। अब ज़रा एक्सेलरेशन की ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर आते हैं। तो एक बार और टाइम डेरिवेटिव ले लें, आप बिल्कुल वही आर्ग्यूमेंट दें कि टाइम एब्सोल्यूट है फॉर बोथ फ्रेम्स, तो टी जो है वो टी प्राइम के इक्वल आएगा। और हमारे पास जो अब एक बात याद रखें कि जब आप इस इक्वेशन का, ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन है u प्राइम इक्वल u माइनस वी, इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो जो लास्ट टर्म है v वाली, उसका dv बाई dt ज़ीरो आएगा, बिकॉज v इज़ द स्पीड ऑफ द फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्रेम। तो और वो स्पीड जो है हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे जो ऑब्जर्वर हैं या फ्रेम्स जो हैं वो इनर्शियल हैं, तो वो स्पीड कांस्टेंट है और कांस्टेंट स्पीड का डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा। तो अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, अगर आप इधर से देखें तो सिंपली जो ए प्राइम एक्सेलरेशन है प्राइम कोऑर्डिनेट्स में वो ए के बराबर आता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी, अलॉन्ग जी एक्सिस भी। अगर आप इसको जनरलाइज कर दें तो इसका मतलब है कि इन जनरल जो एक्सेलरेशन है वो प्राइम कोऑर्डिनेट और अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट दोनों में सेम आता है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में मैस जो है वो पहले ही कांस्टेंट ली जाती है, तो अगर आप इस एक्सेलरेशन को यानी इस इक्वेशन को दोनों तरफ मैस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इमीडिएटली रिजल्ट आता है एफ प्राइम इक्वल्स एफ। इसका मतलब है कि जो न्यूटन्स सेकंड लॉ है वो दोनों फ्रेम्स में सेम आएगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो न्यूटन लॉज हैं और सो द न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन, बिकॉज हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की ट्रांसफॉर्मेशंस देख ली हैं और न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशंस को ही रिलेट करती हैं, वो सेम रहते हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सवाल ये है कि क्या ये अंडर लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन भी सेम रहते हैं या नहीं, तो ये हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन यहाँ तक जब तक स्पेशल रिलेटिविटी नहीं आई थी, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो न्यूटन लॉज हैं या न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वो सेम रहते हैं। हमने न्यूटन लॉज के अलावा कुछ और चीज़ें भी देखी थी क्लासिकल मैकेनिक्स में, जैसा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था और इस तरह की बाकी चीज़ें, तो वो सारी भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो हैं वो सेम रहती हैं। यानी अगर आप दोनों फ्रेम्स में मेजरमेंट्स करेंगे तो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो सेम होगा। अच्छा, जहाँ पे जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो सेम होगा। इट डजंट मीन कि आप मोमेंटम को भी सेम मेजर करें। हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेट से आप कोई कुलियन कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है कि जो टोटल मोमेंटम है वो मुख्तलिफ हो दोनों फ्रेम्स में। फ़र्ज़ करो कि आप एक फ्रेम में, एस फ्रेम में इनिशियल मोमेंटम जो है उसकी वैल्यू 10 मेजर करते हैं इन यूनिट्स ऑफ मोमेंटम, तो आप उस एस प्राइम फ्रेम में जो फाइनल मोमेंटम मेजर करेंगे किसी भी लेट्स से कुलियन का, वो 10 ही मेजर करेंगे इन यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। इट्स पॉसिबल कि एस प्राइम फ्रेम में उसी कुलियन को ऑब्जर्व करते हुए जो आप इनिशियल और फाइनल मोमेंटम मेजर करें वो 15 हो 10 की बजाय इन मोमेंटम यूनिट्स। मैं इन मोमेंटम यूनिट्स कह रहा हूँ बिकॉज आई कैंट रियली से एट दिस मोमेंट के मोमेंटम के यूनिट्स क्या होते हैं न्यूटन सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, वट हैवर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूटन मोमेंटम के यूनिट्स में जो इनिशियल वैल्यू आएगी मोमेंटम की वही फाइनल आएगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों रेफरेंस फ्रेम में, दो मुख्तलिफ रेफरेंस फ्रेम में वैल्यूज़ भी सेम आए। ये हो सकता है कि एस प्राइम फ्रेम के अंदर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो इनिशियल और फाइनल 15 है इन मोमेंटम यूनिट्स, और जो एस फ्रेम के अंदर वैल्यू है मोमेंटम की इनिशियल और फाइनल वो 10 है। जो कंडीशन है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, यानी इनिशियल फाइनल के बराबर आएगी।
ये ज़रूरी नहीं है कि हर फ्रेम के अंदर वैल्यू भी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम हो। सेम इज़ द केस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन शॉर्ट के जितनी भी हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, दैट रिमेन्स द सेम अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो हमने न्यूटोनियन रिलेटिविटी ड्राइव कर ली है सारी एक छोटे से लेक्चर में, इसके हमारे पास कुछ कंसिक्वेंसेस भी हैं, यानी कुछ हमें ये रिजल्ट्स बताती है, कुछ फिजिकल रिजल्ट्स बताती है, और जो जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस। पहला कंसिक्वेंस यही है जिसकी आपको मैं अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि जो हमारे पास कंजर्वेशन लॉज हैं दे आर इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने अभी आपको बताया कि इनवेरिएंट का मतलब होता है कि दे रिमेन सेम इन आर इनर्शियल फ्रेम्स। अच्छा, लेकिन अगर आपको याद हो तो मोमेंटम जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, P इक्वल्स m टाइम्स v। और वेलोसिटी जो है अभी हमने ऊपर देखा कि उसकी जो इक्वेशन है जो दो फ्रेम में वेलोसिटी की मेजरमेंट को रिलेट करती है, दैट इज़ u प्राइम इक्वल्स u माइनस v। इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो दोनों ऑब्जर्वर दो मुख्तलिफ फ्रेम्स में जो मौजूद हैं वो मुख्तलिफ मेजर करते हैं। इसका मतलब है कि वो मोमेंटम भी मुख्तलिफ मेजर करेंगे, और यही वो चीज़ है जो मैं कह रहा था कि जो मोमेंटम की मेजरमेंट की वैल्यूज़ हैं दैट कैन बी डिफरेंट, लेकिन जो कंजर्वेशन लॉज हैं दे विल ऑलवेज होल्ड। बिल्कुल वही बात मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि मोमेंटम की वैल्यूज़, इंडिविजुअल मोमेंटम की वैल्यूज़ और काइनेटिक एनर्जीज़ की वैल्यूज़ बिकॉज दे डिपेंड ऑन वेलोसिटी वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन जो कंजर्वेशन लॉ है यानी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है दैट विल ऑलवेज होल्ड इन टू फ्रेम्स। वैल्यू चाहे जो भी हो, वो जो लॉ है वो होल्ड करेगा कि इनिशियल और फाइनल जो है वो हमेशा ही सेम होंगी। सेम इज़ द केस विद मोमेंटम कि इंडिविजुअल मोमेंटम की वैल्यूज़ मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन जो कंजर्वेशन है दैट विल ऑलवेज होल्ड। तो इनको हम कहते हैं कि जो कंजर्वेशन लॉज हैं वो इनवेरिएंट हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यहीं से हमारे पास एक और कॉन्सिक्वेंस आता है, और वो ये है कि आप किसी फ्रेम के अंदर रहते हुए ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि आप मोशन में हैं या रेस्ट के ऊपर हैं। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट, जो ये स्टेटमेंट आप स्पेशल रिलेटिविटी में भी बार बार सुनेंगे कि चूँकि सारे इनर्शियल फ्रेम्स एक जैसे हैं तो आप किसी इनर्शियल फ्रेम के अंदर रहते हुए ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि आप रेस्ट में हैं या फिर मोशन में हैं। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक द आइडिया ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी कि एस, अगर एस प्राइम जो है वो वी वेलोसिटी से जा रहा है तो एस को लगेगा कि एस प्राइम वी वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन एस प्राइम वाले को लगेगा कि एस जो है वो माइनस वी से जा रहा है, मूव कर रहा है। यानी आप किसी रेफरेंस फ्रेम के अंदर रहते हुए कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते जो आपको ये बताए कि आप मोशन में हैं। ये इसके ऊपर वैसे एक कंडीशन भी है, और वो कंडीशन ना कहें या फिर ये कहें कि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक ही फ्रेम के अंदर रहते हुए की बात हो रही है कि आप एक फ्रेम के अंदर रहते हुए कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जो आपको ये बताए कि आप जो हैं वो मोशन में हैं। मिसाल के तौर पे आप बिलियर्ड खेल रहे हैं, अंदर उसके अंदर स्नूकर की गेम खेल रहे हैं, और अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सारे जो बॉल्स हैं स्नूकर की गेम के वो बिल्कुल वैसे ही हरकत करेंगे जैसे वो नॉर्मली एक रेस्ट फ्रेम के अंदर हरकत करते हैं। आप अगर लेट्स से उसी गेम के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के हमेशा ही बराबर आता है। यू कैंट टेल कि आप मोशन में हैं या फिर रेस्ट के ऊपर हैं। एंड दिस इज़ जस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज थिंग्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि किसी भी इनर्शियल फ्रेम के अंदर रहते हुए आप कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जो आपको ये बताए कि आप मोशन में हैं। ऑफ कोर्स बाहर से किसी दूसरे फ्रेम के लिहाज से अगर आप देखें तो उस हिसाब से तो आपको पता चल सकता है, लेकिन विद इन अ सिंगल फ्रेम यू कैंट डू एनीथिंग विच टेल्स यू दैट यू आर इन मोशन। जो तीसरा कॉन्सिक्वेंस हमारे पास आता है वो ये है कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसको हम परफॉर्म करके किसी भी फ्रेम की एब्सोल्यूट वेलोसिटी मेजर कर सकें। क्यों हम ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते वो हम पहले भी देख चुके हैं कि आप कोई भी इनर्शियल फ्रेम लें, कोई भी, चाहे वो रेस्ट के ऊपर है चाहे वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, अगर आप उसके अंदर मैकेनिक्स के लॉज को अप्लाई करते हैं तो आपके पास नताइज जो हैं वो हमेशा
सेम आते हैं। अगर न्यूटन सेकंड लॉ की मिसाल लें तो हम देख चुके हैं कि एफ़ प्राइम जो है वो एफ़ के इक्वल आता है। अगर आप कंजर्वेशन लॉज लें तो हम ये भी देख चुके हैं कि वो सारे के सारे इनवेरिएंट होते हैं, यानी वो हर फ्रेम के अंदर, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर होल्ड करते हैं। अगर आप मोमेंटम की मिसाल लें तो इनिशियल मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इससे हमारे पास ये नतीजा निकलता है कि कोई फ्रेम प्रेफर्ड है ही नहीं। हम किसी एक फ्रेम को किसी दूसरे फ्रेम के ऊपर तरजीह दे ही नहीं सकते। रेस्ट फ्रेम हो या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता हुआ फ्रेम हो, नताइज हमेशा सेम आएंगे। हम किसी एक फ्रेम को किसी दूसरे फ्रेम के ऊपर कोई प्रेफरेंस नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि सारे फ्रेम जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं, और इसका मतलब है कि हमारे पास कोई डिफाइनेबल एब्सोल्यूट रेस्ट है ही नहीं। हम जिस चीज़ की बात कर सकते हैं दैट इज़ जस्ट द रिलेटिवनेस ऑफ वन फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू अदर। And this is the thing that tells us something about why there is no absolute rest, and this makes the heart of Newtonian mechanics. और जो फाइनल चीज़ है हमारे पास, इट्स नॉट अ कंसिक्वेंस, इट्स मोर ऑफ अ डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन है इनवेरिएंट। लफ्ज़ इनवेरिएंट क्या होता है? हमने देखा कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे न्यूटन सेकंड लॉ है या फिर कंजर्वेशन लॉज हैं, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर सेम रहती हैं। फोर्स जो है वो एफ़ प्राइम के बराबर आती है, जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर आता है, चाहे आप किसी भी फ्रेम में मेजर करें। तो वो क्वांटिटीज़ जो चेंज नहीं होती वो इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होंगी जो नॉन इनवेरिएंट होंगी, यानी आप उनकी अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर देखें तो उनकी वैल्यूज़ दो फ्रेम्स में मुख्तलिफ आएंगी। लेकिन वो क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ सेम आती हैं, वो क्वांटिटीज़ हमारे पास वो क्वांटिटीज़ इनवेरिएंट्स कहलाती हैं। जस्ट दैट्स द वेरी गुड डेफिनेशन टू रिमेंबर। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है, और अब हम थोड़ा सा इस जो न्यूटोनियन रिलेटिविटी है उससे आगे चलेंगे, और हम देखेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशंस और उनमें क्या मसाइल थे, और उसके बाद वो सारी कोशिशें जो इन इनकन्सिस्टेंसीज़ को सॉल्व करने के लिए की गई, और इवेंचुअली कैसे हम स्पेशल रिलेटिविटी के ऊपर पहुँचे। बट दैट इज़ अ थिंग फॉर फ्यूचर। आई विल सी यू सून।